तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम लेके आए हैं आपके क्लास 8 की क्यूरियोसिटी बुक की चैप्टर नंबर 7, दैट इज पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। अब ये चैप्टर का ये जो सेशन होने वाला है दैट इज सेकेंड सेशन, पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो अभी तक पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स से क्या बनता है, एक मैटर बनता है ना, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो हम हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते नेकेड आंखों से, और इवन इन नॉर्मल जो अपना माइक्रोस्कोप है उसमें भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, क्या होता है कि दो पार्टिकल्स होते हैं, दो पार्टिकल के बीच का मॉलिक्यूलर जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोग एकदम टाइटली होल्ड करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं, तो वो सॉलिड बनेगा। उसके बाद में उनके लिक्विड स्टेट कब होगा? वो सॉलिड स्टेट को जब हम गर्म करते हैं, कोई भी सॉलिड मैटर को जब गर्म करोगे तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, और वो वाइब्रेट करते करते अपने पोजीशन छोड़ देते हैं, बट इतना नहीं छोड़ते कि वो एकदम दे आर फ्रीली टू मूव बेटर। सो एक टेम्परेचर पे उन लोग कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज नोन एज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। at point at which the solid get converted to liquid is melting point। ये सब पढ़ा था हमने। लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि भैया लिक्विड में क्या होता है कि इन जो दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेसर देन सॉलिड है, बट इतना वीकर नहीं है कि वो अपना पोजीशन ही छोड़ दे, ठीक है। वो रैंडमली घूमते रहता है बट अपने पोजीशन में रहता है, अपने एक दायरे में रहता है, वो दायरा छोड़ के नहीं भाग सकता, तो वो लिक्विड कहलाता है। और लिक्विड में शेप सेम रहता है, सॉरी लिक्विड का वॉल्यूम सेम रहेगा, बट शेप जो है वो सेम नहीं रहेगा। जो कंटेनर में डालोगे वैसा कंटेनर का वो शेप ले लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा लिक्विड। एंड द पॉइंट एट विच दिस लिक्विड गेट कन्वर्टेड टू गैसेस, दैट इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन क्या था? इवेपोरेट हो रहा था। इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस था, इतना हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब उससे आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं, गैसेस के ऊपर चलते हैं, गैसेस के बारे में जानते हैं, गैसेस स्टेट हम देखते हैं। तो चला देखते हैं हम गैसेस स्टेट कैसा होता है, क्या होता है, वो सब पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। अरे कहाँ चलेगा भाई? सो गैसेस स्टेट, the gaseous particle moves completely freely with negligible force of attraction between them। between दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है गैसेस स्टेट में एकदम नेग्लिजिबल होता है, तो दे आर रेडी टू मूव एनीवेयर, दे आर द पार्टिकल्स कैन मूव कंप्लीटली फ्री, है ना, कंप्लीटली फ्रीली विथ नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको पकड़ के रखता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, एकदम कम है, मतलब ना के मुताबिक है, तो देयर पार्टिकल्स आर मूव टू फ्री टू मूव एनीवेयर। सो गैसियस स्टेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम बढ़ते हैं आगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। पहले गैसियस स्टेट वापस देख लो। इन गैसियस स्टेट पार्टिकल मूव कंप्लीटली फ्रीली विथ नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसेस। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के बीच से पार्टिकल्स जो है बहुत दूर दूर पे रहते हैं, है ना। देखा तुमने डीओ मारा, इधर मारा, उधर भी सुगंध आ रहा है ना, पार्टिकल जो है एकदम सेपरेटेड है, ठीक है। तो
इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल एंड दैट इज वेरी वीक। तो इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल उनके बीच का। दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैसेस स्टेट में दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो नेग्लिजिबल है, बहुत वीक है। तो इंटर पार्टिकल force of attraction, that is interparticle attraction, are negligible, that is very weak. Then particle moves freely in all direction. जो particles थे they are free to move in all direction as they has weak force of attraction between the particles. So particles are free to move anywhere, जहां मन किया वहां घूम जाते हैं वो। So gases have no fixed shape and size. तो gases का shape and size fix नहीं होता। तो gases has no fixed shape and size. Occupies entire volume space in the container. अगर मैं ये घर में थोड़ा सा भी गैस छोड़ दूं तो वो पूरा घर को महका देगा। तो it can occupies this space available to it. So occupies entire available space in the container. So these are the characteristics of gases. So gases का क्या क्या characteristics है? So particles are far away from each other, that is far apart from each other, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है particles. So interparticle attraction, अगर दूर दूर है तो particle का के बीच का attraction भी क्या होगा, कम होगा, that is negligible हिसाब, no, it is very weak. So interparticle attraction जो है, दो particle के बीच का attraction is very negligible, that is weak. Then the third one is particle move freely, किधर भी घूमते रहता है in all the directions, because इनका बीच का force of attraction is less. Gases has no definite shape and size. Shape and volume क्या है, definite नहीं है gases के पास. They can occupy entire available space in the container. जिधर भी रख दो, जिधर भी छोड़ दो gases को, वो पूरा का पूरा container का shape ले लेगा, space occupy कर लेगा, ठीक है। आगे behavior of gas, क्या क्या behavior है gases का। Gases particles spread out to fill whatever container they are in. So gases particle जो रहते हैं वो पूरा का पूरा कंटेनर का जगह ले लेंगे जहां पे भी उनको रखा गया है। गैसेस पार्टिकल स्प्रेड, सारी जगह फैल जाते हैं, इधर डीओ मारो पूरा घर में महक जाएगा। सो गैसेस पार्टिकल स्प्रेड होते हैं, ऑल स्प्रेड होते हैं आउट टू फिल whatever the space in the container. So gases particles spread out to fill whatever container they are in. जहां पे भी उनको छोड़ा गया है वो सारे में, वो सारे कंटेनर में स्प्रेड हो जाते हैं। They can be compressed because there are lots of space between particles. तो दो पार्टिकल के बीच में बहुत बड़ा स्पेस है ना, बहुत ज्यादा स्पेस है, तो उनको कंप्रेस किया जा सकता है। So they can be compressed because there is lot of space between two particles. दो पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, so that's why they can be compressed. तो गैसेस को क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इज बहुत ज्यादा। पार्टिकल कॉन्स्टेंटली कोलाइड विथ ईच अदर एंड in the container walls and with the container. पार्टिकल एक दूसरे के साथ रैंडमली घूम रहे, फ्री है, तो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। ओके, सो गैसेस पार्टिकल स्प्रेड आउट टू फिल द, these are the behaviors. So what is the behavior? First behavior is gas particle spread out to fill whatever container in which they are मतलब वो स्प्रेड हो जाते हैं। सो जिधर को जो भी कंटेनर में रखोगे वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेगा, वो पूरा स्पेस में स्प्रेड हो जाएगा। दे कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज
उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है, दैट इज अ सेकंड बिहेवियर। देन द थर्ड बिहेवियर इज वो रैंडमली मूव कर रहे हैं किधर भी, तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर जाएंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड हो जाएंगे, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे का, मतलब इसका और एक बिहेवियर है, दैट इज दिस मूवमेंट एंड कोलिजन क्रिएट प्रेशर। ये जो मूवमेंट होता है, जो वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, जो जाके एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहा है, और बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। सो दिस मूवमेंट ऑफ कोलिजन एंड कोलिजन, दिस मूवमेंट एंड कोलिजन क्रिएट्स अ प्रेशर। क्या क्रिएट करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। बोथ लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड हो या गैसेस हो, सबको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं, बिकॉज दे कैन फ्लो एंड डोंट मेंटेन देयर फिक्स्ड शेप लाइक सॉलिड्स। सो इसको फ्लूइड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन फ्लो, वाटर कैन फ्लो, गैस कैन फ्लो, they don't have any fixed shape, so they don't maintain their fixed shape like solids. solid के जैसे वो fixed shape में नहीं होते। so liquid and gases are also known as fluids। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि why this liquid and gases are known as fluids? because liquid and gases can flow, because they can flow, they are known as fluids. They don't maintain their shape, their fixed shape. They don't maintain their fixed shape. Liquid and gases में fixed shape नहीं होता. They can flow. Fixed shape नहीं होता like solid. That's why they are fluids. बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, how does the intermolecular interparticle space differs in three state of matter? How does the interparticle spacing differs in three state of matter? The amount of space between two particles varies dramatically in solid, liquid and gases, and this explains many of the different properties. जो interparticle force of attraction है या space है, different interparticle के दो particle के बीच का जो difference distance है, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस बहुत सारे प्रॉपर्टीज, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत सारी जगह पे अलग अलग होंगे। सो अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल वेरीज ड्रामेटिकली। तीनों स्टेट में जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। सो amount of space between two particles varies dramatically in solid, liquid and gases, and this ये जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस है, पार्टिकल डिस्टेंस है, वो बहुत सारे प्रॉपर्टी मैनी एक्सप्लेन करता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन बिहेवियर। गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे कि हम एलपीजी यूज करते हैं, दैट इज कंप्रेस्ड गैस। गैस को जब कंप्रेस करोगे तो लिक्विड बन गया है ना। सो देखते हैं, व्हेन यू पुश एयर इन syringes, when you push air in syringe, when you push air in the syringe, the volume decreases significantly। एयर उतना ही है, सिरिंज में पुश करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होने लगता है। so when you push air in the syringe, the volume decreases significantly। वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो रहा है सिग्निफिकेंटली। पहले तो पूरा भरा हुआ था, प्रेस किया तो एक सर्टेन के बाद हार्ड होने लगता है, लेकिन वॉल्यूम इतना था, इतना सा हो गया। सो व्हेन यू पुश एयर इन द सिरिंज, द वॉल्यूम डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। दिस शोज गैस पार्टिकल हैव लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम। दो पार्टिकल्स के दो
गैस पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। इससे ये पता चलता है दैट्स वॉल्यूम इतना था, इतना सा हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स पार्टिकल क्लोजर टुगेदर, जब हम सिरिंज को दबा रहे थे ऊपर से, तो जो एयर पार्टिकल थे वो कंप्रेस हो रहे थे, कम हो रहा था वॉल्यूम उसका। सो वो पार्टिकल्स क्या था, एक दूसरे के करीब आ रहा था। तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स करीब आने लगते हैं, तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर। व्हेन प्रेशर इज रिलीज्ड, जब प्रेशर रिलीज करोगे तो वापस सिरिंज फट से ऊपर आ जाता है, देखा रहेगा। तो पार्टिकल स्प्रेड आउट अगेन, तो वापस से पार्टिकल स्प्रेड हो जाता है, दूर दूर चला जाता है। ठीक है। So gases can be compressed when you push air in the syringe, the volume decreases significantly. Volume क्या हो जाता है, कम हो जाता है significantly. This shows that gas particle have lots of space between them. अब when external pressure is applied, external pressure force ये क्या करता है, उनके पार्टिकल्स को नजदीक लेके आता है। So when external pressure forces particle to come closer, ठीक है। when pressure is released, वापस से वो अपना शेप ले लेते हैं, दूर दूर चला जाता है। मजा आ गया, छूट गया मैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसे ही लिक्विड का बिहेवियर देखते हैं। लिक्विड आर नियरली इनकॉम्प्रेसिबल, लिक्विड आर नियरली इनकॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेस नहीं ही किया जा सकता है, नियरली। अब वाटर इन द सिरिंज कुड नॉट बी कंप्रेस्ड मच, वाटर भरो सिरिंज में और कंप्रेस करके देखो, कंप्रेस हो रहा है क्या, नहीं होता है। इट इंडिकेट्स दैट लिक्विड पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड टुगेदर, इससे ये पता चलता है कि लिक्विड पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का जो बीच का डिस्टेंस है बहुत कम है, ऑलमोस्ट क्लोजर ही है एक दूसरे के। वेरी लिटिल स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स एज कंपेयर टू गैसेस पार्टिकल। गैस में तो भाई जब सिरिंज में गैस भरा था और उसको किया तो वॉल्यूम इतना था, कम होके इतना हो गया। वैसे ही जब पानी लेके भर के उस सिरिंज को दाबोगे, दबेगा नहीं तुमसे वो ज्यादा, उसका वॉल्यूम लगभग सेम रहता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इसमें क्या था, कम था। गैसेस में क्या था, बहुत ज्यादा था, तो उनको कंप्रेस कर दिया तुमने। पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या था, उधर ज्यादा था, दैट्स व्हाई कंप्रेस हो गया। बट इसमें नहीं होता, लगभग ना के बराबर होता है। सो क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इज वेरी लेस, लगभग नेग्लिजिबल। ठीक है। वापस से देख लो क्या था कि water in the syringe cannot be compressed much. This indicates that liquid particles are already close together. Very little space exists between the liquid particles compared to that of the gaseous particle. आगे बढ़ते हैं। Mixing and dissolution. Dissolution. Dissolve करना, that is dissolution. तो mixing. When we are adding sugar to water and stir, पानी में शक्कर डाल के जब चम्मच से उसको मिलाते हो, स्टर करते हो, इनिशियली वाटर लेवल राइजेस, जब हम शक्कर डालेंगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा पहले। एंड व्हेन शुगर इज एडेड, जब भी शुगर शक्कर डालोगे तो पानी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम उसका भी रहेगा, वॉल्यूम इसका भी रहेगा, दोनों का मिला के वॉल्यूम बढ़ेगा। आफ्टर डिसोल्यूशन वाटर लेवल में डिक्रीज स्लाइटली, तो जब वो मिक्स हो जाएगा तो वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन दैट ऑफ द सम ऑफ द ओरिजिनल वाटर एंड शुगर वॉल्यूम, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ शुगर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा मिक्स होने से पहले। जब उनको मिक्स करोगे एक साथ में तो उनका जो वॉल्यूम मिलेगा वो थोड़ा सा कम होगा दोनों के वॉल्यूम के एडिशन से। अलग अलग जो वॉल्यूम था उनको हमने मिक्स किया तो हमको क्या लगता है कि वॉल्यूम
दोनों का वॉल्यूम का एडिशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है. दिस प्रूव्स दैट स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल, दिस प्रूव्स दैट देयर आर स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. इससे ये पता चलता है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो कुछ स्पेस था, कुछ स्पेस था ना, वो ये डिसॉल्व होके उन लोग उधर वो स्पेस भी पकड़ लिए हैं. वो जो शुगर पार्टिकल्स था, वो जब डिसॉल्व हुआ तो वो स्पेस को भी उसने पकड़ लिया. दिस प्रूव्स दैट दिस sugar particle fit into this space between water and particles. वाटर पार्टिकल्स, तो जो वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था, इंटर पार्टिकल स्पेस, ये जो शुगर पार्टिकल था उनके वो स्पेस में चले गए. तो दैट्स वाई जो वॉल्यूम मिला आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर, सो दैट वॉल्यूम इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट शुगर प्लस वाटर. ठीक है, वापस से एक बार इसको देख लेते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. कि when sugar is added to the water, initially water level बढ़ता है. जब वो सॉलिड आप डालोगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा, जब पानी में शुगर डालोगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा. जब आप मिक्स कर दोगे शुगर को वाटर में, तो उसका वाटर लेवल जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है, तो दैट वॉल्यूम ऑफ शुगर बिफोर डिसोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर बिफोर डिसोल्यूशन जब अलग अलग था तो सेपरेटेड वॉल्यूम था. अब जो डिसॉल्व होने के बाद जो वॉल्यूम मिलता है, दैट इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द शुगर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर. सो दैट इज स्लाइटली लेस. इससे ये पता चलता है कि जब वो पानी में घुला तो पानी का जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल स्पेस पानी का ज्यादा था, तो उनके बीच में कौन फिट हो गया? दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर. ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हो रहा था. अब मिक्सिंग एंड रेजोल्यूशन वापस से देखते हैं दूसरा आगे. Different behavior with different solids. Soluble substance like sugar and salt dissolve and occupies interparticle space. जैसे शुगर है, सॉल्ट है, they are soluble substance, तो वो डिसॉल्व जाते हैं वाटर में. Insoluble substance like sand settle downs and increase the total volume. अब ये soluble substance था तो डिसॉल्व होके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस था उसमें जाके फिट हो गया. और शुगर पार्टिकल, वाटर का जो पार्टिकल्स थे उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा था, डिस्टेंस था ना, उनके बीच में जाके वो शुगर पार्टिकल फिट हो गया. तो दैट टोटल वॉल्यूम इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड शुगर. लेकिन ये किसके बारे में चल रहा है? सॉल्यूबल सब्सटेंस रहेगा तब ऐसा होगा. जब इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होगा जो डिसॉल्व नहीं होता है, लाइक सैंड इन द वाटर. अब सैंड लो पानी में डालो तो डिसॉल्व होएगा क्या? नहीं होएगा. सो ऐसे वक्त में द वॉल्यूम ऑफ दैट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सैंड. दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सैंड प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर. क्योंकि इनसॉल्युबल था, वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटर पार्टिकल स्पेस में जाके थोड़े बैठा, वो तो नीचे जाके सेटल हो गया. ठीक है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सैंड सेटल डाउन एंड इंक्रीजेस टोटल वॉल्यूम. दिस शोज दैट डिसोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल प्रॉपर्टीज, नॉट जस्ट साइज. पार्टिकल के प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है. जो डिसोल्यूशन था वो पार्टिकल के प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, खाली साइज के ऊपर डिपेंड करेगा ऐसा नहीं है. आगे बढ़ते हैं. इंटर पार्टिकल स्पेसिंग समरी देखते हैं. स्टेट सॉलिड होगा
तो अरेंजमेंट क्या रहता है, क्लोजली पैक होती है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज मिनिमम इन स्पेस, मूवमेंट ओनली वाइब्रेशन। मूवमेंट कैसा रहेगा, खाली वाइब्रेट करेगा, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहेगा। अब ये लिक्विड जब रहेगा तो दे आर लूजली पैक, पैक तो है, एक दायरे में घूमेगा वो, लेकिन मतलब ऐसा जैसा स्ट्रांगली इसमें पैक था, इसमें वैसा स्ट्रांगली पैक नहीं है। सो देयर विल बी सम स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, पार्टिकुलर्स इंटर पार्टिकल स्पेस जो है कुछ ना कुछ रहेगा। तो लिमिटेड मूवमेंट भी है लेकिन लिमिटेड है। इसमें गैस में वाइडली स्प्रेड, इसमें एकदम नेग्लिजिबल, आप देखोगे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट जो था वो इधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है, अपना मर्जी से घूम रहा है। तो मैक्सिमम स्पेस जो रहेगा बिटवीन द पार्टिकल्स इज इन गैस स्टेट एंड दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, क्या है, कहीं भी वो मूव कर सकता है, तो मूवमेंट कहीं भी होगा। आगे देखते हैं। अब ये सब हमने देख लिया, तो हमको क्या देखना है इसमें, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल डज नॉट डोंट कंटेन एयर, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल डोंट कंटेन एयर। दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है उसमें एयर नहीं होता। दे कंटेन नथिंग एट ऑल, दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस में जो स्पेस रहता है उसमें कुछ भी नहीं होता। This might seem strange, but it is important concept in understanding matter. The space between particle don't contain air. They contain nothing at all. कुछ भी उन लोग के बीच में नहीं होता है। The space between the particles, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है उसमें कुछ भी नहीं होता है। एयर भी उस कंटेन नहीं करता है वो। This, अब ये सुनने में तो स्ट्रेंज लगेगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट concept to understand, very important concept. How particle moves in different state of matter, particle कैसे move करते हैं different state of matter में। How particle moves in different state of matter. Particle in all state of matter are constantly moving, but the type and amount of movement varies greatly. Particle in state of matter constantly moving कर रहता है। अलग अलग अब स्टेट ऑफ मैटर जब रहेगा, सॉलिड हो, गैसेस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, पार्टिकल्स इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। इन ऑल द सो पार्टिकल्स इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, बट द टाइप एंड अमाउंट ऑफ मूवमेंट वेरीज ग्रेटली। सो ऑब्वियसली द पार्टिकल्स इन ऑल द स्टेट, दैट इज सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस स्टेट हो, तीनों में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन कितना मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कितना मूव करते हैं, वो तीनों में अलग अलग होता है। अब ऑब्वियसली मूवमेंट सॉलिड स्टेट में कम होगी, गैसेस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में वाइब्रेट कर रहा था सिर्फ, गैसेस स्टेट में थोड़ा सा मूवमेंट था बट एक लिमिटेड स्पेस में, और गैसेस स्टेट में तो बोला भी मैं किधर भी मूव करूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। So particle in all the state of matter are constantly moving, but the type and amount of movement varies greatly. अब movement in liquids. When we put potassium permanganate crystal in water, जब हम potassium permanganate crystal water में डालेंगे, तो pink streaks initially spread from the crystal. Eventually, entire water becomes uniformly pink.
आपने अब देखो ये ना पोटेशियम पर मैग्नेट, जब भी हम पोटेशियम पर मैग्नेट, वी पुट पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल इन वाटर, जब भी हमने पानी में डाला है पोटेशियम पर मैग्नेट तो पिंक कलर स्ट्राइक करता है। एंड वो धीरे धीरे जैसे जैसे देखेंगे कि वो पूरा का पूरा ये वाटर जो है वो पिंक कलर में यूनिफॉर्मली पिंक हो गया। तो पहले पिंक एक जगह देखेगा, फिर बाद में देखेगा कि भाई सब जगह फिर पिंक यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। तो इवेंचुअली एंटायर वाटर बिकम्स यूनिफॉर्मली पिंक। दिस हैपन्स बिकॉज वाटर पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये क्यों हुआ? क्योंकि वाटर पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो ये कलर लेके घूम रहे हैं इन लोग को, ठीक है। सो ये क्यों हुआ कि पूरा यूनिफॉर्मली पिंक हो गया वो वाटर? क्योंकि उसके अंदर के वाटर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते होंगे, दैट्स वाई पूरा यूनिफॉर्मली वो पिंक हो गया है। मूविंग वाटर पार्टिकल्स पुल्स आउट एंड स्प्रेड द पर मैग्नेट पार्टिकल्स। मूविंग वाटर पार्टिकल पुल आउट्स एंड स्प्रेड। सो मूविंग वाटर पार्टिकल्स जो थे उसके अंदर वो पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स को लेके घूम रहे हैं और उनको स्प्रेड कर दे रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो पार्टिकल था उसको हर एक जगह वो स्प्रेड करते जा रहे हैं, दैट्स वाई हर स्प्रेड करते जा रहे हैं तो लेके घूमते जा रहे हैं, बस लगेगा सारे जगह पे वो पिंक पिंक दिखेगा आपको। सब्सटेंस दैट don't dissolve have particle too strong held together। जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता, जैसे कि सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा था तो उसका सब्सटेंस बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होगा। तो सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व हैव पार्टिकल्स टू स्ट्रांग हेल्ड टुगेदर, दैट्स व्हाई वो डिसॉल्व नहीं हुआ। उन लोग का पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ा हुआ था इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता। अभी देखो ये पोटेशियम पर मैग्नेट डिसॉल्व हो गया, हमने देखा कि शुगर डिसॉल्व हो गया। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स थे दैट इज नॉट स्ट्रांगली पैक्ड टुगेदर, हेल्ड इट टुगेदर। समझ में आया बात को? मूवमेंट इन लिक्विड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मूवमेंट। So hot water particle move faster, per magnet spread quickly, ठीक है। तो ये नॉर्मल पानी में देखा तो धीरे धीरे पूरा पिंक हुआ, लेकिन पानी गर्म रहेगा तो डालोगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा और जल्दी पार्टिकल्स मूव, उसके अंदर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करते होंगे गर्म होगा तो। हमने देखा ना जब भी हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो पार्टिकल का मूवमेंट तेज हो जाता है। जब मूवमेंट तेज हो गया तो इसका पार्टिकल को लेके बहुत जल्दी जल्दी घूमेगा वो, और फिर उसका पर मैग्नेट स्प्रेड जो है वो जल्दी हो जाएगा क्विकली। रूम टेम्परेचर मॉडरेट पार्टिकल्स मूवमेंट, मीडियम स्प्रेडिंग स्पीड। सो ऑब्वियसली जब रूम टेम्परेचर पे वाटर पे हमने देखा था तो वो मूवमेंट जो था वो मॉडरेट था और स्पीड जो कलर पूरा हर एक जगह पिंक पिंक हो गया वो थोड़ा सा मीडियम स्पीड से हुआ। लेकिन जब गर्म पानी में देखा तो जल्दी हो गया, पार्टिकल मूव फास्टर, पर मैग्नेट स्प्रेड क्विकली। रूम टेम्परेचर पे मॉडरेट पार्टिकल मूवमेंट एंड स्पीडिंग इज मीडियम स्प्रेडिंग ऑफ स्पीड। कोल्ड वाटर में देखो ये रूम टेम्परेचर, कोल्ड वाटर में पार्टिकल मूव स्लोली, पर मैग्नेट स्प्रेड वेरी स्लोली। तो तीन टाइप का कंडीशन है। हमने क्या देखा? हॉट वाटर का देखा, मीडियम वाटर मतलब मॉडरेट का देखा जो रूम टेम्परेचर पे था, और क्या हो गया कोल्ड वाटर पे देखा। तो हॉट वाटर में क्या हो रहा था, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव होते रहते हैं। हमने देखा था कि गर्म रहेगा तो उसके अंदर के पार्टिकल जोरदार मूव करते रहते हैं। तो अगर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो उसका जो मूवमेंट की वजह से पार्टिकल का जो वाटर पार्टिकल का जो मूवमेंट था उसकी वजह से ये परमैंगनेट जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाएगा एकदम क्विकली। रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो मॉडरेट पार्टिकल जो मूवमेंट होता है, एंड दैट्स वाई मीडियम स्पीड में वो परमैंगनेट स्प्रेड होगा। वैसे ही जब कोल्ड वाटर लोगे तो उसका पार्टिकल का मूवमेंट कम होता है,
एंड दैट्स वाई पर मैग्नेट का स्प्रेड होने का जो स्पीड रहेगा वो भी कम रहेगा. दिस प्रूव्स दैट हीटिंग इंक्रीजेस पार्टिकल मूवमेंट. ये इससे ये पता चलता है कि हीट जो है ना वो पार्टिकल मूवमेंट को इंक्रीज करता है. तो हीटिंग इंक्रीजेस, दिस प्रूव्स दैट हीटिंग इंक्रीजेस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. अब मूवमेंट ऑफ द गैस. When gas particles movement can be observed indirectly. Gas particle movement can be observed indirectly. ठीक है, अब देखो जरा कैसे इनडायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. When increased stick burns in one corner, fragrance spreads throughout room. जब आप एक कॉर्नर पे अगरबत्ती का स्टिक जब जलाते हो तो उसका खुशबू जो है वो पूरा घर में आ जाता है ना. So when incense stick burns in one corner, तो अगरबत्ती जब एक कॉर्नर पे जलाते हैं वो फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स थ्रूआउट द रूम. दिस हैपेंस बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. इससे ये पता चलता है कि भैया जो एयर पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है और उसके साथ वो आ चुका है ना. वो रैंडमली हर एक जगह हर एक कॉर्नर में एयर पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके साथ ये जो इधर से गैस निकला वो उसके साथ वो उसका पार्टिकल घूम रहा है. ठीक है. मूविंग एयर पार्टिकल कोलाइड विद द फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स एंड कैरी देम अराउंड. तो मूविंग एयर पार्टिकल ये जाके कोलाइड होता है ये इन फ्रेग्रेंस के साथ, फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स के साथ, एंड वो पूरा घर में फैला देता है उसके साथ में, है ना, अराउंड देम. Eventually fragrance particle reach all parts of the room. तो जो फ्रेग्रेंस पार्टिकल था वो सारे रूम में घूम गया इसके वजह से. अब ये हमने देखा मूवमेंट इन द गैस कैसे, कि जब हम एक कॉर्नर पे अगरबत्ती लगाते हैं तो पूरे घर में फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमको इससे ये बात पता चलती है कि रूम में जो एयर पार्टिकल वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. तो ये जब मूव करते हैं तो ये जो फ्रेग्रेंस का पार्टिकल है, ये जो एयर पार्टिकल है फ्रेग्रेंस के पार्टिकल के साथ जाके कोलाइड करता है और पूरा घर में उसको स्प्रेड कर देता है. सो इवेंचुअली सारे घर में ये फ्रेग्रेंस पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हमने इसमें पढ़ा. आगे पढ़ते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ गैस मूवमेंट. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. परफ्यूम सेंट्स स्प्रेड इन द रूम. क्यों लगाते हैं? ताकि सब लोग को सुगंध आए हमारी भैया. परफ्यूम खास खास लगा के बाहर क्यों निकलते हो? कि भैया जहां पे भी रुके खुशबू आ जाए हमारी, हैं? तो इसका मतलब क्या है? वो कैसे उसके नाक में कैसे खुशबू जा रहा है? हमने तो अपने ऊपर लगाया था. तो थ्रू एयर पार्टिकल्स, ये जो फ्रेग्रेंस का पार्टिकल है, एयर पार्टिकल इज कॉन्स्टेंटली मूविंग और वो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल को जाके कोलाइड करता है और उसके साथ लेके इधर उधर स्प्रेड कर देता है. ठीक है. कुकिंग स्मेल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम किचन. किचन के बगल से गुजरो और कुकिंग का स्मेल आपको आ जाता है कि क्या बन रहा है मम्मी? अरे आलू पराठा बना रही है क्या? हाँ, कैसे पता चलता है? वही है, वापस से वही लॉजिक है कि जो एयर का पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो तो है, और उसके मूवमेंट के साथ जो खाने की खुशबू की पार्टिकल है वो जाके
कोलाइड होता है, एयर मोमेंट, एयर का पार्टिकल उसको जाके कोलाइड होता है और वो रैंडमली घूम रहा है पूरा रूम में, तो उसके बगल से जब गुजरते हो तो ऑब्वियसली वो उधर भी एयर आ रहा है, तो वो आपको खाने की खुशबू देके जाएगा। थर्ड वन, स्मोक फ्रॉम व्हीकल डिस्पर्सिंग इन एयर। अब यार बहुत सारे लोगों को ना, वो आपने देखा रहेगा कि ट्रक का धुएं का बड़ा खुशबू लगता है उन लोग को, वो धुआं बहुत सारे लोग को अच्छा लगता है, जाके सूंघते हैं है ना। तो स्मोक फ्रॉम व्हीकल डिस्पर्सिंग इन एयर, तो व्हीकल का जो स्मोक निकलता है वो एयर के साथ डिस्पर्स हो जाता है, एयर का वापस से वही पार्टिकल के साथ उसके साथ मिल जाता है, कोलाइड करके वो भी इधर उधर घुमा देता है पूरा स्मोक को। सो ऑल दिस शोज द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल्स। ये सब क्या बता रहा है? गैस पार्टिकल का कांस्टेंट मूवमेंट बता रहा है, मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल्स। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते पढ़ते हैं और समझते हैं कि द particulate nature of the matter explains many everyday phenomena. So ये particulate जो nature है वो बहुत सारे phenomena को explain करने के लिए help करता है। तो first one is what? Cleaning with soap. Soap particle surrounds oil particle and dirt particle. Soap particle क्या करता है? अब ये देखो कोलाइड किया, लेके चला गया है ना, ऐसा ट्रांसफर करता है। वैसे ही सोप पार्टिकल क्या करता है? वो ऑयल पार्टिकल को, ऑयल किसी और से निकलता है क्या? सोप से घसना पड़ता है तब जाके वो चिकनाहट जाती है। क्यों? क्योंकि सोप पार्टिकल क्या करता है? ऑयल पार्टिकल को सराउंड करता है और बोलता है चल मेरे साथ चल, निकलना पड़ेगा तेरे को। तो सोप पार्टिकल सराउंड्स ऑयल पार्टिकल एंड इट ऑल्सो क्लीन्स डर्ट। तो डर्ट कैसा क्लीन होता रहेगा? वो डर्ट पार्टिकल को भी सराउंड करता रहेगा और लेके चलता रहेगा, भैया अब मेरे साथ नीचे पानी के साथ जाना पड़ेगा, तो वो सराउंड करके लेके चला जाता है। सो सोप पार्टिकल सराउंड्स ऑयल पार्टिकल एंड डर्ट पार्टिकल फॉर एंड हेंस क्लीन हो जाता है। तुम्हारा यूटेंसिल हो या तुम्हारा शर्ट हो या तुम खुद हो, गंदगी लगी रही तो साफ होते हो कि नहीं होते? सोप लगा के साफ होते। One end of the soap particle attached to the soil. एक one end of the soap particle soil के साथ ऑयल के साथ अटैच कर हो जाता है और वो लेके चलता है, चल मैं तेरा मीत तू मेरी मीत, हम लोग दोनों चलते हैं। तो साफ इस तरह से करता है। अदर एंड ऑफ द मिक्सेस विथ वाटर, जो दूसरा पार्ट है सोप जो है, देखो ये पार्टिकल है, इसमें 3 तिगाड़े हो रहे हैं, समझ में आ रहे हो? तो ये है सोप, उसका एक पार्ट जो है वो ऑयल के साथ रहता है और दूसरा पार्ट जो है वाटर पार्टिकल के साथ रहता है। तो ऐसे मिक्स हो जाते हैं और बोलते हैं चलो हम साथ साथ हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है शायद। सो ये सोप पार्टिकल, ये हो गया तुम्हारा ऑयल पार्टिकल और ये हो गया तुम्हारा वाटर पार्टिकल। तो ऐसे साथ साथ में ऐसे अटैच हो जाते हैं और निकल जाते हैं। बोलते चलो अब क्या है, अब इधर ये बर्तन में रह के कोई मतलब नहीं है, हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, घूम घाम के फिर निकल लेंगे नाली में। सो अदर एंड one part of the soap particle attached with oil, other end mixes with the water. This helps lift oil and dirt away from the surface. इसके वजह से सरफेस साफ हो जाती है, डर्ट और ऑयल को लिफ्ट करके चल देता है पानी। This helps lift oil and dirt away from water. इसके वजह से जो भी सरफेस है वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Why something dissolve and other not? अब हमने देखा था ये पानी में शुगर, सॉल्ट सब डिसॉल्व हो जाता है,
लेकिन दूसरा चीज नहीं होता, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो सिंपल सी बात होगी कि कुछ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर्टिकुलर इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, कोई सॉलिड्स में कम होगी और कोई सॉलिड में ज़्यादा होगी। तो बहुत स्ट्रांग होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, बहुत कम होगा जिसमें, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। तो शुगर डिसॉल्व बिकॉज वाटर पार्टिकल्स कैन पुल अपार्ट शुगर पार्टिकल्स। तो वाटर पार्टिकल क्या करता है, शुगर पार्टिकल को पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना। तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सीधा सीधा बात है शुगर पार्टिकल का। सैंड डज नॉट डिसॉल्व बिकॉज सैंड पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली। सैंड पार्टिकल जो था वो एक दूसरे को उसका जो पार्टिकल्स था बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को हेल्ड कर रहा था, तो वो टूटा नहीं। वो शुगर पार्टिकल्स क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। वाई? बिकॉज वाटर पार्टिकल कैन पुल द शुगर पार्टिकल। इसमें वैसा नहीं कर सकता वाटर पार्टिकल, इन लोग का बॉन्डिंग तोड़ नहीं सकता। So solubility depends upon the strength of the forces between the particles. तो दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सैंड में ज़्यादा था, शुगर में कम था, तो पानी ने शुगर को डिसॉल्व कर लिया, उसके पार्टिकल ने उसको तोड़ दिया। लेकिन इसके पार्टिकल को सैंड का ये वाटर का पार्टिकल तोड़ नहीं पाया, बिकॉज इसके बीच का दैट इज इंटर पार्टिकुलर फोर्स, ये जो फोर्स था वो इसमें ज़्यादा था सैंड वाले में, उसमें कम था, शुगर में कम था। ठीक है, बात समझ में आ गई। इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन स्टेट। टेम्परेचर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग स्टेट ऑफ मैटर by affecting particle movement and energy. So obviously temperature हमने देखा, boiling point, melting point सारे देखे हमने, है ना। So melting point था तो उधर से state of matter जो है चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, बॉइलिंग पॉइंट आया तो लिक्विड से गैस हो गया। So temperature plays a crucial role in determining the state of matter by affecting particle movement and energy. So ये क्यों हो रहा था? पार्टिकल्स को हीट किया, जब हमने हीट किया तो पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ गया, वाइब्रेशन से वो थोड़ा मूव होने लगा फ्रीली, लेकिन एक सर्टेन दायरे में। तो दिस सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उनका एनर्जी बढ़ गया। और ज़्यादा बढ़ाया और ज़्यादा हीट किया तो एक पॉइंट पे आके वो जो एक सर्टन लिमिटेड जो मूवमेंट था वो बोला बस मेरे को एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल गया, मैं अब क्या करूँगा, ये जो दायरा था तोड़ के आगे बढ़ गया, अपने मर्जी से फ्रीली घूमूंगा। तो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट एंड दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, temperature plays a crucial role in determining the state of matter by affecting particle movement and energy. Effect of thermal energy on the state of in solid. तो thermal energy, effect of the thermal energy on state of matter. thermal energy वही हो गया, मतलब क्या हो गया, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उसके ये पार्टिकल्स के एनर्जी पे ही असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन स्टेट इन सॉलिड, सॉलिड के बारे में देखते हैं। लो थर्मल एनर्जी कीप्स पार्टिकल क्लोज टुगेदर। जब थर्मल एनर्जी कम रहेगी, है ना, जब थर्मल एनर्जी कम रहेगी तो पार्टिकल एक दूसरे को चिपका हुआ रहेगा, एकदम स्ट्रांगली हेल्ड करेगा। सो दे आर close together, particles close together. Strong interparticle attraction, जब thermal energy कम रहेगी तो obviously they are packly tight and interparticle attraction ज़्यादा होगा। Strict movement to the vibration, vibration का भी movement एकदम stricted होगा, है ना। Then
पार्टिकल स्टेज इन अ फिक्स्ड पोजीशन। सो पार्टिकल क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पोजीशन में स्टे करते हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी कम रहेगी तो पार्टिकल स्टेज इन द फिक्स्ड पोजीशन। पोजीशन पार्टिकल चेंज नहीं करते उनका। अब देखो मतलब तीन चीजें हमने देखी, यही सब। So in solids, low thermal energy keeps particle close to each other. Then a strong interparticle attraction restricts the moment vibration. Then we have particle stays in fixed position. Then क्या है हमारा कि during melting थर्मल एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम। ये थर्मल एनर्जी जब बढ़ जाता है तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, टू इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन पार्टिकल गेन इनफ एनर्जी, पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो दे लीव फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन से हट जाते हैं। अब सॉलिड था तो फिक्स पोजीशन पे था, अब यहाँ पे फिक्स पोजीशन से वो हट गया, उसके बाद में उतना एनर्जी उसको मिल गया, लेकिन एक सर्टेन दायरे में ही घूमेगा वो। सॉलिड ट्रांसफर इनटू गैसियस स्टेट। सो सॉलिड क्या हो जाता है उस वक्त, ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट रहता है जहां पे जो थर्मल एनर्जी है इतना हो जाता है थर्मल एनर्जी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देता है। दे ओवरकम, thermal energy is used to overcome force of attraction. Particle gain enough energy to leave their fixed positions, है ना, and solid transfer into gases during melting। ठीक है। अब इन लिक्विड, जैसे सॉलिड में था वैसा लिक्विड में देखते हैं। इन लिक्विड मॉडरेट थर्मल एनर्जी, इन थर्मल एनर्जी मॉडरेट रहता है। अलाउज लिमिटेड पार्टिकल मूवमेंट, तो पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, लिमिटेड है, एक सर्टेन दायरे में मूव करेगा। उसमें वाइब्रेट हो रहा था, इसमें सर्टेन दायरे में मूव करेगा क्योंकि उससे ज़्यादा थर्मल एनर्जी इसमें है। सो इसमें मॉडरेट थर्मल एनर्जी होती है। मॉडरेट थर्मल एनर्जी के दौरान लिक्विड क्या होगा, अलाउज लिमिटेड पार्टिकल मूवमेंट। लिक्विड में जब मॉडरेट थर्मल एनर्जी रहेगा तो एक लिमिटेड स्पेस में, सो इट अलाउज पार्टिकल, लिमिटेड पार्टिकल मोमेंट, एक मूवमेंट जो है वो लिमिटेड दायरे में करता है उसका पार्टिकल लिक्विड का, जब मॉडरेट थर्मल एनर्जी रहेगा। जब पार्टिकल कैन मूव अराउंड बट स्टे रिलेटिवली क्लोज, आसपास घूमते रहता है, लिमिटेड दायरे में घूमते रहता है, लेकिन वो क्लोज ही रहते हैं, है ना। पार्टिकल कैन मूव अराउंड बट स्टे रिलेटिवली क्लोज, एक दूसरे के पास पास ही रहते हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीजेस स्लाइटली कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो इसमें इंटर पार्टिकुलर जो पार्टिकल जो डिस्टेंस रहता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मीन्स टू पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड। ठीक है। अब इन गैसियस स्टेट, अगर गैसियस स्टेट के बारे में बात करें तो हाई थर्मल एनर्जी, पहले वाले में नॉर्मल रहता था, दूसरे वाले में लिमिटेड, गैस वाले में मॉडरेट था, सॉरी लिक्विड वाले में मॉडरेट था, गैस वाले में हाई थर्मल एनर्जी गिव्स particles enough energy to overcome all the attractive forces। so पार्टिकल को इतना एनर्जी वो देता है ताकि वो सारे बंधन तोड़ के पूरा घूमता रहे, तो जितने भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम कर जाता है, इतना एनर्जी उसको मिल जाती है। देन पार्टिकल मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है इसकी वजह से। देन मैक्सिमम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड मिनिमम अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है, जितना हो सकता है वो बनाता है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, मिनिमम अट्रैक्शन। नाउ चेंजेस, स्टेट चेंजेस द एनर्जी।
एंड एनर्जी। स्टेट चेंज, एनर्जी भी चेंज ही होएगा। ऑल स्टेट चेंजेस इन्वॉल्विंग एडिंग और रिमूविंग थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी है वो ऐड किया तो स्टेट चेंज होगा, रिमूव भी किया तो भी स्टेट चेंज होगा। सो हमने देखा था मेल्टिंग कब होता है, जब एडिंग एनर्जी, देखो मेल्टिंग कब हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कब गया, जब हमने उसको एनर्जी सप्लाई की, थर्मल एनर्जी जब सप्लाई की तो वो क्या हो गया, वो वाइब्रेशन में था, उसको एनर्जी मिली, थोड़ा मूवमेंट में आया लेकिन एक सर्टेन दायरे में। तो जब मूवमेंट में आया तो वो क्या होने लगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओवरकम सॉलिड्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो जो एकदम टाइटली पैक्ड था वो टाइटली पैक्ड नहीं रहा, वो थोड़ा थोड़ा मूव करने लगा लेकिन सर्टेन दायरे में, तो दैट इज मेल्टिंग। बॉइलिंग, वापस से एडिंग एनर्जी, जब एनर्जी ऐड किया सो वो जो मूव हो रहा था उसको इतना एनर्जी मिल गया कि भैया अब मैं फ्री हो गया, अब मैं फ्री हो गया, कहीं भी चला जाऊंगा, मेरे को कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, है ना, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो रैंडमली घूम रहा है। एडिंग एनर्जी टू ओवरकम लिक्विड स्टेट, लिक्विड अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जब वो लिक्विड स्टेट में था तो उस टाइम कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस थे जो लिक्विड स्टेट बना रहे थे, तो वो भी अगर मैं तोड़ दूं, उतना एनर्जी मिल जाए तो भैया वो बॉइलिंग हो जाएगा, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, दैट इज बॉइलिंग। अब स्टेट चेंजेस विद एनर्जी, वापस से कंडेंसेशन पे आते हैं। तो हमने क्या देखा, पहला मेल्टिंग देखा, एडिंग एनर्जी टू ओवरकम सॉलिड्स attractive forces, boiling is what, adding more energy to overcome liquid attractive forces. Similarly अब condensation क्या है, ठंडा करोगे मतलब एनर्जी रिमूव कर रहे हो, so removing energy so that gaseous particles slow down to slow down the and attract। जब थर्मल एनर्जी निकाली तो गैसियस पार्टिकल क्या हो गए, स्लो डाउन हुए हैं, जो एकदम रैंडमली घूम रहे थे उनकी एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी कम हो गई, तो अट्रैक्टिव थोड़ा सा फोर्स बढ़ गया, जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो थोड़ा बढ़ गया, सो पार्टिकल स्लो डाउन एंड दे अट्रैक्ट, सो रिमूविंग एनर्जी सो दैट, सो गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड अट्रैक्ट, this is condensation। then freezing is what, removing energy so that, इतना ज्यादा remove energy कर दिया इसमें से, so that liquid particles lock into the solid position, है ना, that is freezing। आइस को फ्रीज कर दिया, सॉरी वाटर को फ्रीज कर दिया तो क्या बन गया, लिक्विड का सॉलिड बन गया। so इतना ज्यादा उसमें से एनर्जी निकाल दी कि भैया फिक्स्ड पोजीशन पे आ गए। अब क्या हो गया, खाली हम वाइब्रेट कर सकते हैं अपने जगह पे, सो बस, सो रिमूविंग एनर्जी सो दैट लिक्विड पार्टिकल्स लॉक इनटू द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, दैट इज फ्रीजिंग। आगे चलते हैं, देखते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है ना। अब बेसिक प्रिंसिपल, all matter is made up of extremely small constituent particles। जितने भी मैटर है वो बहुत स्मॉल, छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हुए हैं। टाइनी पार्टिकल्स हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। These particles are held together। ये जो particles है वो एक दूसरे को held करते हैं by interparticle force of attraction। So these particles, सारे particles जो थे
all the matters is made up of extremely छोटे छोटे particles, extremely small constituent particles, and these particles are held together by the interparticular force of attraction. ठीक है? This strength of these forces determine the state of the matter. ये सारे strength जो है forces सारे फोर्सेस वही डिटरमाइन करते हैं कि भैया सॉलिड बनेगा कि लिक्विड बनेगा कि गैस बनेगा. ओके, ये तो अभी तक तो हमने यही देखा. पार्टिकल्स आर कांस्टेंट मूविंग मोशन. पार्टिकल्स जो रहता है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं. अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो वाइब्रेट करते रहते हैं. अगर मैं लिक्विड की बात करूँ कि तो वो मूव करते हैं लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस में. लेकिन जब गैसेस की बात करूँ तो वो मूव रैंडमली करते हैं पूरा ऑल ओवर द डायरेक्शन. कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं. तो पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन विथ मूवमेंट इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर. तो ये मूवमेंट कैसे इंक्रीज होता है? पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं लेकिन कोई वाइब्रेट कर रहा है, कोई मोशन में है लेकिन लिमिटेड दायरे में, कोई मोशन में है लेकिन कोई भी फ्रीली किधर भी घूम रहा है. तो ये कैसे होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर. सो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. दिस पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय interparticle attraction forces. The strength of these forces determine the state of the matter. Particles are constant motion with movement increase with temperature. आगे देखते हैं. Now state characteristic. Particle packing, closely pack solid में, liquid में loosely pack and widely spread in. जो particle का packing है, जो particle का देख रहे हैं कि packing है तो कैसा रहेगा? solid में एकदम closely packed रहेगा, liquid में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, एंड गैसेस में एकदम टोटल डिस्टेंस पे होगा. भैया अब मैं चाहूँ किधर भी जाऊँ, मैं चाहे इधर जाऊँ, मैं चाहे उधर जाऊँ, किधर भी जाऊँ, ऐसा चलता रहता है गैस में. सो ये ध्यान में रखो कि प्रॉपर्टी, अगर पार्टिकल पैकिंग की बात करें तो सॉलिड में क्लोजली पैक, लिक्विड में लूजली पैक्ड एंड गैसेस में वाइडली सेपरेटेड. देन इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस इसमें बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग. इसमें मतलब सॉलिड में वेरी स्ट्रांग, लिक्विड में मॉडरेट एंड गैसेस में वेरी वीक. तो ये आपको डिफरेंसेस भी बता रहे हैं ये टेबल. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ में डिफरेंसेस भी देखते जा रहे हो आप. सो पार्टिकल मूवमेंट के बारे में बात करूं तो इसमें वाइब्रेशन होता है, इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, इसमें फ्री टू मूव. सो अगर पार्टिकल मूवमेंट की बात करूं तो सॉलिड्स वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स उनके वाइब्रेट करते हैं. लिक्विड में लिमिटेड मूवमेंट रहता है लेकिन गैसेस में फ्री टू मूव. तो ये बात ध्यान रखिए. इतना हमने पढ़ा तो ये सब तो उसका ही पार्ट है. अब देख रहे हैं तो क्या पता चलता है कि प्रॉपर्टीज शेप के बारे में सॉलिड में फिक्स होती है, लिक्विड में इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, गैसियस में वो जिधर छोड़ दो पूरा एंटायर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. सो इट फिल्स एंटायर स्पेस. सो स्पेस शेप के बारे में बात करूँ तो भाई सॉलिड में फिक्स शेप होगा, लेकिन लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. गैस में क्या होता है? इट कैन फिल फुल स्पेस. देन वॉल्यूम के बारे में तो सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम. वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स्ड इन द लिक्विड एज वेल एज सॉलिड. बट अगर मैं गैस के बारे में बात करूं तो इट फिल्स द एंटायर स्पेस, जितना भी स्पेस मिल जाए सारे को फिल कर देता है वो. ठीक है, तो उसमें फिक्स नहीं रहता. अब कंप्रेसिबिलिटी. सो सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. दे आर टाइटली पैक्ड. इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस
लिक्विड, हमने देखा था वाटर को कंप्रेस कर रहे थे, एकदम डिफिकल्ट था कंप्रेस करना। एंड गैसेस आर वेरी इजी टू कंप्रेस, देखा ना हमने वाटर को, एयर को कैसे सिरिंज में कंप्रेस कर दिया है ना। ठीक है, तो ये बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे फिनोमेना। तो व्हाई आइस मेल्ट विथ हीटेड पार्टिकल गेन एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्शन। आइस मेल्ट होके, व्हाई आइस मेल्ट्स व्हेन हीटेड, जब हीट करोगे आइस को तो मेल्ट होके वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि उसको क्या मिला, एनर्जी मिला, नीचे से थर्मल एनर्जी मिला। जब थर्मल एनर्जी मिला तो उसका पार्टिकल्स थोड़ा फ्री हो गया मूव करने के लिए। तो पहले जो वाइब्रेट हो रहा था वो अब क्या हो गया, थोड़ा स्पेसिफिक दायरे में मूव करने लगा, तो वो क्या बन गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, उसको एनर्जी मिल गई, थर्मल एनर्जी। ठीक है, वाई गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड बट लिक्विड कैन नॉट। क्यों भैया, क्यों गैसेस को कॉम्प्रेस किया जा सकता है, बिकॉज गैसेस का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो रहता है वो ज्यादा रहता है, तो भैया उसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। बट लिक्विड को क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज देखो दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है कि कॉम्प्रेस कर सके ज्यादा। सो लिक्विड्स आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस। सो डिफरेंट इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। नाउ व्हाई परफ्यूम्स सेंट स्प्रेड्स, क्यों परफ्यूम सेंट स्प्रेड होता है, क्योंकि उसका जो परफ्यूम सेंट का जो पार्टिकल है, अब वो एयर का पार्टिकल जो है वो रैंडम मोमेंट में रहता है हमेशा, तो वो उसको लेके जाता है, कोलाइड करता है, उसको लेके चलता है, चल हम लोग सब जगह घूमते हैं साथ में, तो पूरा स्प्रेड हो जाता है। सो गैस पार्टिकल मूविंग एंड मिक्सिंग, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, व्हाई शुगर डिसॉल्व बट सैंड डजंट, बिकॉज इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर पार्टिकल का कम होता है एंड सैंड का बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई सो डिफरेंस, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंट पार्टिकल इंटरेक्शंस हैं, इसमें सैंड वाले में ज्यादा है, शुगर वाले में कम है। व्हाई लिक्विड टेक कंटेनर शेप, बिकॉज उनका जो मोशन है, they are not so closely packed like solid is. तो particles can move but stay close. पार्टिकल मूव हो सकते हैं लेकिन थोड़ा क्लोजली ही रहते हैं उन लोग। अब नेक्स्ट वन, लास्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, दैट इज प्रैक्टिकल implication, design storage container for different gases, designing storage container for different gases, understanding how cleaning products work, cleaning product कैसे वर्क करता है उसके लिए, तो ये सब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये आप लोगों को करना है, देखना है कैसे हो रहा है, आप ये भी करना, एक्सप्लेनिंग कुकिंग प्रोड्यूसेस लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड डिसॉल्विंग, ये सारे चीज़ यूज होते हैं आपकी कुकिंग में, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड डिसॉल्विंग देखा रहेगा। और आज देख के मुझे ये बताना कि ये सब आपके घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रेडिक्शन बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर, आइस एक टेम्परेचर पे सॉलिड कब रहता है, गैसेस कब, ये लिक्विड कब बनता है, गैसेस कब बनता है, वो भी आप बताएंगे। अब अंडरस्टैंडिंग कंप्रेशन एंड इन इंजिन एंड पंप्स, तो ये सब आप लोग, मुझे चाहिए कि आप ये थोड़ा सा ज्ञान डालो इसका, किसके कमेंट में इसके बारे में ज़रूर लिखना। और यहाँ पे ना हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, ख़त्म होता है। होप कर रहा हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े, ये चैप्टर में पढ़े, वो सब लोग को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो ज़रूर एक लाइक कर देना, एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो लास्ट का जो पार्ट था
एक्सपेरिमेंट वाला, वो ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, और बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स ये ऐसे वीडियोस के मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।